आप लोगों को ज्ञात होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। एक ही विषय बहुत दूर तक चल सकता है। ओंकार में द्वादशांग ही गर्भित होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम प्राय करके बहुत तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं सुन पाते। बहुत बार सुनने के बाद एक प्रकार से वह गहराई में पहुंचने लग जाता है। बीज का विकास अंकुर के रूप में होता है, ये सब लोग जानते हैं, और वो अंकुर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, उनका विकास होता है। लेकिन यह भी जान रखना आवश्यक होता है कि उस समय जड़ों में भी एक गति आ जाती है। जड़ में जो गति आती है वो बहुत परिश्रम आवश्यक मानती है। वह गति एक प्रकार से किसी एक ध्रुव की ओर नहीं, किंतु जहाँ पर अपने लिए राशन उपलब्ध होता है उस ओर होती है। और हम ऊपर के विकास को ही विकास मानते हैं। हमारी धारणा आपको अलग भी हो सकती है। विदेशी शिक्षा में यही कुछ हो रहा है। विदेशी शिक्षा भविष्य को लेकर के होती है, तो भारत की शिक्षा प्राचीनता की ओर जाकर के अपना काम करती है। प्राचीनता में जाने से लाखों करोड़ों साधकों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अपने लिए कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाता है। किंतु यदि अंकुर के विकास के साथ साथ हम उसकी जड़ों के बारे में भी सोचें, दो तरफ से विकास प्रारंभ होता है एक ही समय में। इधर अंकुर उत्पन्न होती है, वहाँ पर जड़ भी होती है, तो जड़ उस पौधे के भार को सहन करने की क्षमता रखती है और वह भीतरी पृथ्वी को, मृत तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करता है। और उसमें जो कोई भी पदार्थ उपयोगी है उनको वह ग्रहण करके पौधे को विकास करने में आगे बढ़ता रहता है। हम उस ओर न दे करके केवल ऊपर के विकास को चाहते हैं और होता है मानते हैं, किंतु यह अधूरा है। कभी भी तूफान आ जाए, झोंका आ जाए, तो आप कितने भी क्यों नहीं हो पढ़े लिखे, झोंका जब आ जाएगा तो आप गिर ही जाएंगे, नहीं समझे। किंतु झोंके के साथ आप अपने आप को संभालते हैं तो अपना आसन सिद्ध है, यह समझ में आ जाता है। आसन सिद्ध का अर्थ यह है ऊपरी भार को वह सहन करें और नीचे एक प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे लिए बाधक तत्व न आए, इसकी सावधानी रखी जाती है। सुनना या बोलना ये समिति कहलाती है। इसमें दोष को दूर करने की क्षमता विद्यमान रहती है, किंतु नीचे का अलग है उसका विषय, और यह इतनी पुष्टि देता रहता है और एक प्रकार से उसको इतनी शांति अपनी क्षमता पैदा कर देता है, तो वह ऊपर पूरा का पूरा हिल जाए, किंतु नीचे वह कभी भी बोलो क्या करता है, हिल नहीं सकता। आप वृक्ष के तने को देखो,
पूरा भार उसके ऊपर विद्यमान रहता है और हवा लगते ही उस पत्ते तो हिलते ही हैं, फूल तो हिलते ही हैं और फल भी झूलने लग जाते हैं। पूरी शाखा का समूह वह सब कुछ इधर का उधर, इधर उधर का इधर होता रहता है, किंतु तना द्रव्य की भांति तटस्थ रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा उच्चारण के साथ सीखा, लेकिन द्रव्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए। उस द्रव्य में से वह शाखाएं फूट रही हैं, किंतु वह द्रव्य उन सबको संभालता हुआ रहता है और ऐसी जड़ों को वह पहुंचाता रहता है। वो जड़ों का जाल बिछ जाता है। जैसे ऊपर वह छायादार वृक्ष खड़ा हो जाता है, शाखाएं फैल जाती हैं, उपशाखाएं भी फैल जाती हैं और वह बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं। किंतु जड़ों कहाँ पर रहती है? जहाँ पर पानी होता है उस ओर चली जाती हैं और जाते जाते वह राशन को भी ढूंढती चली जाती है। कितनी भी हो वह हमेशा हमेशा रात दिन उसका विकास चलता रहता है। किसान प्राय करके जल का सिंचन जो करता है वो जड़ों की ओर चला जा उस प्रकार करता है। आप लोग ऊपर ऊपर ही तेल क्रीम इत्यादि के लगा करके इसको सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन होता है उसके लिए कोई खर्च नहीं करते। या आपकी अपनी भाषा हो सकती है, भाव हो सकते हैं, अथवा जिस पद्धति की आप सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आप संतुष्टि रखोगे कभी भी आपको पुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि का अर्थ पुष्टि नहीं है, किंतु वह काम चलाऊ है। कभी कभी वह धीरे धीरे घूम करके तुष्टिकरण की ओर भी जा सकती है। और आज यही हो रहा है कि एक सूत्र में क्या भरा हुआ है ये हमें ज्ञात नहीं होता। जो पहले कह दिया कि एक ओम में पूरा का पूरा द्वादशांग पूरा आ सकता है, लेकिन पात्र के अनुसार ही उस ओम की व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या में पूरा वह निहित रहता है। तो जड़ें यहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है? जहाँ तक उसे राशन की उपलब्धि होती रहती है, किंतु जहाँ पर उसके लिए प्रतिकूलता का अनुभव हुआ तो उसी समय वह अपनी जड़ों के मुख को वह अन्यत्र भेजना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम आज वर्तमान में इस कार्य से बिल्कुल दक्षता न लेकर के यूं ही छोड़ रहे हैं कि आप लोगों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से कठिनाई पैदा कर देंगे। अतीत को देखने से हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती, क्योंकि जब ड्राइविंग करता है चालक वाहन का तो उस समय एक दर्पण अपने सामने लटकाया जाता है। नहीं समझे? वो क्या है? सामने तो कांच लगे हुए हैं और सामने के रास्ता देख लो। हाँ, सामने के रास्ता देखते हुए भी पीछे की भी क्या हालचाल है इसको वह उस दर्पण के माध्यम से देखता रहता है। आप लोग अध्ययन के समय पर पीछे की ओर न देख करके आगे की ओर ज़्यादा देखते हैं, तो आगे जा कर के आपको निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। यदि पीछे देखेंगे तो आपको बहुत अपार समुद्र दिखेगा।
क्योंकि उसमें एक प्रकार से स्मृति हमारी काम करने लग जाती है। स्मृति एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वह स्मृति प्रत्यक्ष को न दिखा करके, आगे के भविष्य को न दिखा करके, पीछे की ओर मुड़ करके आपको ले जाती है, जहाँ पर अनेक साधकों ने साधना करके सूत्र के उल्लेख करते जाते हैं। उन सूत्रों में क्या भरा है वही व्यक्ति जानता है, जो एक प्रकार से स्मृति को महत्व रखता है। स्मृति को कहीं कहीं पर शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति आदि आदि आते हैं। यह जितने भी सूत्रों की रचना होती है ये इसीलिए है कि उसके लिए विशेष और परिश्रम करना न पड़े, किंतु भीतर पहुंचने का वो प्रयास करें। यह नीम की कीमत मूल्य क्या है हमें ज्ञात है, किंतु हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। बिल्डिंग को देखते ही जो विशेषज्ञ होते हैं उनका अनुमान क्या एकदम उसके सामने दिखता है, इसके नीचे इतना गहराई तक इसको पहुंचाया गया है, तब यह ऊपर महाप्रासाद खड़ा हुआ है। आज नीचे जो है कोई राख के द्वारा उसको लिपा पोती कर दे तो थोड़े से ही समय में वह धराशायी हो जाता है। आपका जीवन पढ़े लिखे होने के उपरांत भी धराशायी की ओर जाता हुआ देख करके लगता है आपके भाग्य में अभी यही लिखा है। अगर आप ये कहते हैं महाराज हम क्या करें, लिखा तो हमारे क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, इसमें लिखा है परंपरा से जो पहले रहते थे वे लोग अपने ललाट पर तिलक लगाते, महिलाएं हों तो अपने रंग से अलग तिलक लगा करके, और तिलक लगता है तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, और यदि नहीं रहता है तो उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। आज सौवन तिलक है न और कोई भी चार है, किंतु बिल्कुल साफ है, यानी वहाँ पर कोई लिखा हुआ मिलता ही नहीं, और लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वह गहराई तक पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा वह। इसलिए ऊपर का विकास हो रहा है तो नीचे का भी विकास हो रहा है। नीचे से वह यानी मैं उसको भूत मानता हूँ, भूत का अर्थ अतीत मानता हूँ, और अतीत की स्मृति से ही हमारी पुष्टि ऊपर होती चली जाती है। एक दिन यदि मान लो पानी ऊपर नहीं भी मिले तो भी वो नीचे से आ रहा होता है तो वह हरा भरा मिलता है, किंतु पानी ज़्यादा मिलने से वह एकदम गिर भी जाता है, क्योंकि उतना हजम करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है। आप लोग शिक्षा पद्धति को और अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक परिवर्तन चालू हो गया। अभी इसका अर्थ है अभी तक ये लोग सोए हुए थे 70 साल की अवधि में। 75 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है या तो आधा हो गया तो कोई एक तिथि बना लेते हैं, और 25 उसके साथ जुड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ जयंती बना लेते हैं, और 100 की ओर जाने की बड़ी इच्छा रहती है, तब तक सो जाते हैं। शताब्दी को गुजारना और उसमें एक काम कर्मठता के साथ करना ये बहुत ही कष्टदायी नहीं है, लेकिन और रोचक अवश्य है। एक उदाहरण दे करके पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वैसा कब आएंगे पता नहीं लगता है।
हमने जो कहा था वही सुनने को शाम को मिल गया। यार देखो, वर्षा किसी के अंदर में नहीं है और उससे बचना बहुत कठिन लगता है। नहीं नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब नाला चढ़ गया तब ज्ञात हो गया कि अब लोग वहाँ के वहाँ ये लोग रह गए हैं। इधर आ ही नहीं पाए वो लोग, इधर से कोई उधर जा ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे? इसीलिए उस सूखी नाले के ऊपर भी विश्वास करना ठीक नहीं रहता। वर्षा का काल है, इसलिए अब देखो, यह इतिहास की बात है। एक घी है, एक मिश्री है और एक शहद में मधु है। मधु का अर्थ शहद ही नहीं लिया जाता है, मधु का अर्थ मीठा होता है। यह मीठा होते हुए भी इसमें और भी गुण रहते हैं, इसलिए उसको भी रखा। इन तीनों को अलग अलग रूप से लेंगे तो उसका कार्य अलग होगा, और इनमें से दो को मिला करके लेंगे तो अलग रहेगा, और इसमें तीन को मिलाएंगे तो बहुत कुछ चक्कर हैं। तीन को एक साथ लोगे किंतु उसको एक मेक नहीं करोगे तो फल अलग अलग निकलते चले जाएंगे। किंतु जब इन तीनों को समान रूप से ले करके, यानी एक रत्ती है तो एक रत्ती दूसरे भी तीसरे में रहेंगे, इसको जब सम्मिश्रण अच्छे ढंग से करेंगे तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर विष का उत्पादन होगा। जो वस्तु जीवन के लिए सहायक थी अब वह प्राणों के घातक बन गए। यह शास्त्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और उससे हम बच सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति इस ओर देख ही नहीं रही है। अब इसमें शल्य चिकित्सा आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसके सम्मिश्रण से यदि मारक शक्ति आ जाती है, उसके सम्मिश्रण के बाद उसको निकालने की क्षमता भी किसी के पास है तो आयुर्वेद के पास है। धतूरे जो विष है उस विष को भी वो मारक न रख करके वह जीवन प्रदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ये एक प्रकार से तीनों चीज़ों को हम विषमता के साथ लेंगे, अवश्य ही जीवन विकास में उसका सहयोग मिल सकता है। किंतु यहाँ आज किसी को इष्ट नहीं लगता। किंतु ध्यान रहे, अनुभव से जो लिखा जाता है आगे के जीवन के लिए, उसको हम भी अपना शोध करके करेंगे तो पहले बोध पैदा कर लो, फिर बाद में शोध की बात करो तो बहुत अच्छी है। किंतु आज शोध में तो केवल प्रतिशोध ही नज़र में आ रहा है, यानी हम ही आगे, हम ही आगे, हम ही आगे, तुम जा नहीं सकते। यह बात भूल जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव हमेशा हमेशा दूसरे के समान नहीं होता। उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पास शल्य चिकित्सा कम है, क्योंकि शल्य चिकित्सा बहुत जघन्य माना जाता है। दूसरे नंबर में औषध माना जाता है, वह औषध एक प्रकार से काष्टिक औषध माना जाता है। और एकदम जो रसायन के माध्यम से सिद्ध करते हैं औषध, जिसको भस्म आदि मानते हैं, ये विशेष जो तज्ञ होता है वही इसका प्रयोग और उपयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यह सन्निकर्ष का एक प्रकार से जो उपयोग है
वह आयुर्वेद में आपको एक एक शब्द में मिलता चला जाएगा। इसलिए आयु को आप लोग जड़ मानते हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के जीवन जीने की अवधि का नाम एक प्रकार से आयु है। यानी जीवन की अवधि में होने वाला वो किसका कार्य है? तो आयु का कर्म। आयु जड़ नहीं है, किंतु जड़ और चेतन के माध्यम से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई है। उसके कारण आपका जीवन चल रहा है। जड़ के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा। ये जड़ ही का यहीं बैठने वाला है। आयु यदि है, इन दोनों का संचालन वह करने की क्षमता उसके पास रहती है। भोजन के द्वारा आपका शरीर चल रहा है, ये एकांत मत मानो। क्योंकि आयु है तो आपका जीवन चल रहा है। आयु यदि समाप्त हो गई, कितने भी अच्छी कार क्यों ना हो, वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की